भंवर मेघवंशी जी की आत्मकथा मैं एक कार सेवक था के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी यंग इंडिया पत्रिका के प्रकाशन को लेकर। कहां से इस पत्रिका के प्रकाशन की शुरुआत हुई और कैसे इसने जल्द ही बेहद सशक्त और सुव्यवस्थित तरीके से संघ की विचारधारा को जगह जगह टक्कर देनी शुरू कर दी, जिससे घबराकर संघ ने भी पलटवार किया संगठित रूप में। क्योंकि बहुत सारे इनके जो सदस्य थे या इस पत्रिका के प्रकाशन से जुड़े हुए लोग थे वो ज्यादातर सरकारी नौकरी पेशा लोग थे और संघ ने उनके ऊपर एक संगठित रूप से शिकंजा कसना शुरू कर दिया। ये सारी बातें हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस करी थी। यदि आपका वह एपिसोड मिस हो गया हो तो आप स्क्रॉल डाउन करके उसे सुन सकते हैं। अब हम यहाँ से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम जानेंगे कि जब पहला सूचना के अधिकार का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ तो भंवर मेघवंशी जी ने वहां पर जाने का मन बनाया और वहां पर जब वे गए तो किन परिस्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ा, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज का विषय है टॉपिक 39, चोरी वाड़ो घणो हो गयो रे कोई तो मुंडे बोलो। मैं 6 अप्रैल 2001 को सूचना के अधिकार के पहले राष्ट्रीय अधिवेशन की रिपोर्टिंग करने के लिए ब्यावर पहुंचा। पत्रकार होने का संपूर्ण अहंकार मेरे भीतर ब्यावर पहुंचने के दौरान था। सोचा कि मीडिया के बैठने के लिए अलग व्यवस्था होगी, लेकिन वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बड़े से मंच पर बहुत सारे लोग बैठे थे, जिनमें से लोकसभा के अध्यक्ष रहे रवि राय, हिंदी पत्रकारिता के दिग्गज प्रभाष जोशी और राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मैं पहचान पाया। बाकी के रंग बिरंगे मंचासीनों को पहली ही बार देखा था। नीचे पंडालों में हजारों लोग मौजूद थे। कई सारे स्टॉल लगे हुए थे जिनमें साहित्य और खाने पीने का सामान बिक रहा था। मेले का सा दृश्य था। मैंने संचालन कर रही टीम के पास पहुंचकर बात करने का प्रयास किया। 3-4 लोग मिलकर मंच चला रहे थे। उनमें एक लड़की भी थी, साड़ी पहने हुए। मैंने उसे अपना परिचय दिया, डायमंड इंडिया की एक प्रति भी उसे भेंट की और प्रेस नोट भेजने का आग्रह किया। उक्त लड़की ने कोई खास रुचि नहीं दिखाई। पत्रिका हाथ में ली और हूं हां के जवाब देकर मुझे वहां से टरका दिया। मुझे अजीब सा लगा। पहले तो मैंने उसे ही अरुणा राय समझ लिया था। उसके उपेक्षापूर्ण व्यवहार से मुझे निराशा हुई। बाद में पता चला कि उन मोहतरमा का नाम सौम्या किदाम्बी है, जो उस दिन किसी घमंड की वजह से नहीं बल्कि अपनी अति व्यस्तता और काम के अत्यधिक बोझ के चलते मुझसे शीघ्र अतिशीघ्र पिंड छुड़वाने की कोशिश में थी। बाद के दिनों में साथ काम करते हुए इस पहली मुलाकात को याद कर हम लोग काफी हंसे। तो अक्सर कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, लेकिन हर बार ये बात लागू हो ये जरूरी नहीं होती। सूचना के अधिकार के इस प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन में शिरकत करना मेरे लिए अच्छा और नया अनुभव था। मैंने प्रचुर मात्रा में वहां से साहित्य खरीदा, कई लोगों से मुलाकात की और भीलवाड़ा लौट आया। मई के अंत में हमारी कवर स्टोरी थी, चोरी वाड़ो घणो हो गयो रे कोई तो मुंडे बोलो। विद इन ब्रैकेट्स में इसका हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है। चोरियां और घोटाले बहुत हो गए हैं, कोई तो इनके खिलाफ मुंह खोलो और जोर लगा कर बोलो। दरअसल ये एक बहुत ही शक्तिशाली मारवाड़ी गीत था, जिसे मजदूर किसान शक्ति संगठन के लोगों ने मंच से गाया था। गीत गांव के छोटे चोर से लेकर दिल्ली में बैठे बड़े बड़े घोटालेबाजों का पर्दाफाश करते हुए लोगों ने अपनी खामोशी तोड़ने का आह्वान करने वाला था। उफ, इतनी ताकतवर प्रस्तुति। मेरे लिए इसे सुनना एक युग की यात्रा करने जैसा था। मातृभाषा की मिठास लिए ये गीत मेरे मन और मस्तिष्क पर कई दिनों तक छाया रहा। इतनी कड़वी हकीकत और नंगी सच्चाई बयान की गई थी कि उसकी प्रशंसा के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं था। जिस महानुभाव की अगुवाई में इसे गाया गया था उनका नाम शंकर सिंह बताया गया था। ब्यावर में ही निकटवर्ती लोटियाना गांव के निवासी। मैं तो इस आदमी के गाने के तौर तरीकों का दीवाना होकर लौटा। मन ही मन सोच लिया कि इनसे तो फुर्सत से मिलना है। कब, कहां और कैसे अभी तय नहीं किया था, लेकिन मिलन की अदम्य लालसा जरूर गहरे में उतर चुकी थी। इसी अधिवेशन में पहली बार मंच पर अरुणा राय को बोलते सुना और निखिल डे को मंच के नीचे से संचालन करते देखा और उनकी आवाज भी सुनी। मैं प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। कुछ भी हो, लेकिन ये लोग बड़े ही पावरफुल अंदाज में अपनी बातें पूरी निर्भीकता से रख रहे थे। मैंने वापस आकर इस अधिवेशन पर 12 पेज की स्टोरी लिखी और छापी। उस
अंक की 10 कॉपी देव डूंगरी नामक गांव में भी भेज दी, जो कि मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS का मुख्यालय है। इसी बीच हमने 11 मई को हमारे मित्र घीसूलाल बिश्नोई के बुलावे पर दरीबा ग्राम पंचायत की जन सुनवाई कर डाली। जनहित संघर्ष समिति के बैनर तले हुए इस जग सुनवाई में पैनल मेंबर के रूप में मैं भी शामिल हुआ। हमें कोई आइडिया तो था नहीं कि जग सुनवाई कैसे की जाती है, फिर भी कर डाली, वो भी रात के वक्त। तो यहाँ पर कई सारे ट्रू कन्फेशंस जिसे हम कहते हैं वो भंवर मेघवंशी जी ने रखे हैं हमारे सामने, कि इंसान हर चीज का एक्सपर्ट नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करके वो बहुत सारी चीजें सीख लेता है अपने एक्सपीरियंस से। घीसूलाल बिश्नोई के घर का चबूतरा ही जन सुनवाई का मंच बन गया। तकरीबन 300 ग्रामीणों की मौजूदगी में 3 घंटे तक ये प्रक्रिया चली। सरपंच बंशीलाल के कार्यालय में किए गए विकास कार्यों में हुई अनियमितताओं की परत दर परत पोल खुलने लगी। रात 11 बजे जन सुनवाई खत्म करके जब हम लोग बिश्नोई के मकान की छत पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब नीचे जन सुनवाई स्थल पर सरपंच समर्थक और सरपंच विरोधी लोग लाठी भाटा जंग प्रारंभ हो गई। जब वे आपस में लड़ लिए तो उन्हें हमारी याद आई। उन्हें अचानक ज्ञान हो गया कि वहां के लोग तो वर्षों से मिलजुल कर साथ साथ रह रहे हैं, पर हम जैसे बाहरी तत्वों की वजह से गांव वाले परस्पर लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप इसको एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी कि जाति के विनाश के साथ जोड़कर भी देख सकते हैं कि कैसे यदि आप अपनी स्थिति को अपना लें तो ये जो, और न अपना सके और बदलने की कोशिश करें तो ये जो आपसी सामंजस्य है ना सोसाइटी का, वो गड़बड़ाने लगता है। जब तक आप अपनी स्थिति को यथासंभव बनाए रखने का प्रयास करते हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं होती, परस्पर भाईचारा बना रहता है। लेकिन अपनी स्थिति को बदलने के लिए जैसे ही आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो तरह तरीके से आपको दबाने की पूरी कोशिश की जाती है। और यहाँ पर आप जो है वो RSS की कार्यशैली को भी समझ सकते हैं। जबरदस्ती वो फसाद शुरू करवाते हैं और फिर उसका इल्जाम किसी न किसी पर लगा देते हैं। बाद में पुलिस ने आकर हमें बचाया और वहां से बड़ी मुश्किल से भीलवाड़ा पहुंचाया। हालांकि ये एक जोखिम भरा अनुभव था, लेकिन भ्रष्टाचार के जो मामले उजागर हुए उनकी विस्तृत रिपोर्ट विकास अधिकारी पंचायत समिति सुवाणा को कार्यवाही की मांग के साथ हमने भिजवाई। इस रिपोर्ट की एक प्रति मजदूर किसान शक्ति संगठन को भी भेजी गई। सूचना के अधिकार अधिवेशन पर कवर स्टोरी वाला डायमंड इंडिया का अंक और दरीबा ग्राम पंचायत की जन सुनवाई रिपोर्ट जब देव डूंगरी पहुंची तो ये मजदूर किसान शक्ति संगठन के लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय हो गई। चर्चा हुई कि हमारे कार्य क्षेत्र में ये कौन लोग थे जो जातिवाद, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता के खिलाफ इतने मुखर तरीके से आवाज उठाते हुए लिख रहे हैं। मजदूर किसान शक्ति संगठन की सेंट्रल कमेटी ने तय किया कि डायमंड इंडिया निकालने वाले लोगों से कोई कार्यकर्ता जाकर मिले और उनके साथ काम का एक रिश्ता बनाया जाए। दूसरी तरफ हम लोग भी चाह ही रहे थे कि इन लोगों के साथ मिलकर कुछ काम किया जाए। दोनों तरफ इच्छा थी मिलने मिलाने की, ध्येय भी एक ही था, मंजिल की ओर सफर हम सब लोगों को एक ही तरफ ले जा रहा था, लेकिन राहें अभी भी एक न थी। अभी तो ढंग से मुलाकात भी नहीं हुई थी, लेकिन मुलाकात होनी ही थी, उसे कौन टाल सकता था। खैर, उस वक्त तो बात आई गई हो गई। हम भी अपने आप में मस्त हो गए और वो लोग भी अपने काम में व्यस्त हो गए। लेकिन मिलन का संयोग जल्द ही बन गया और एक सांप्रदायिक घटना की बदौलत हम मिल गए। हुआ यह कि भीलवाड़ा जिले की आसींद तहसील मुख्यालय पर स्थित गुर्जर समाज के अंतर्राष्ट्रीय धर्मस्थल सवाई भोज मंदिर परिसर में 400 साल से मौजूद रही एक कलंदरी मस्जिद को RSS से प्रभावित उग्र गुर्जर युवा समूह ने ढहा दिया था। आसींद अयोध्या बनने की राह पर था। तो अक्सर हम लोगों को लगता है जब भी 1992 के बारे में बात होती है तो हमें सबसे पहले राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद ताज़ा हो आता है हमारी स्मृतियों में। लेकिन हम ये नहीं जानते कि इसकी गूंज कहाँ कहाँ तक सुनाई दी गई है। यदि भंवर मेघवंशी जी अपनी आत्मकथा नहीं लिखते
तो ये बात हमें नहीं पता चलती कि जो आसींद है उसमें भी एक मस्जिद को ढहा दिया गया है। वहां से लेकर आज तक 2022 की हनुमान जयंती में निकलने वाले उग्र धार्मिक जुलूस के बारे में आप सोच लीजिए। परिस्थितियां कहां बदली हैं? बिल्कुल भी नहीं बदली हैं। इनफैक्ट दोबारा उसी परिस्थिति के दुष्चक्र में देश को घसीटा जा रहा है। और अक्सर आप लोग शिकायत करते हैं कि इररेलेवेंट मैं काफी बोल जाती हूँ। जी नहीं, मैं कुछ भी चीज इररेलेवेंट नहीं बोलती हूँ। एक लेखक का जो एक समझ होती है अपनी आत्मकथा को लिखने के लिए, उसके बदौलत वो समाज को क्या समझाना चाह रहा है, मैं सिर्फ वही कोशिश करती हूँ लेखक की बातों को ठीक तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने की। और मैं कोई इररेलेवेंट नहीं बोलती हूँ। यहाँ पर बोलने से पहले मैं हर टेक्स्ट को पढ़ती हूँ और उस पर बाकायदा नोट्स भी लिखती हूँ। आपको कोई पन्ना नहीं दिखाई देगा बिना नोट्स के। हर पन्ने पर कुछ ना कुछ नोट मेंशन होता है मेरा। तो बोलने से पहले मैं उसको कनेक्ट करती हूँ आज के परिस्थितियों में, ताकि आप ये समझ सकें कि किसी भी दौर में ये आत्मकथाएं लिखी गई हों, लेकिन हम आज भी उन्हीं परिस्थितियों को ढो रहे हैं। कुछ भी अलग नहीं है। ये जो जिक्र है ये 2001 से 2002 के बीच का जिक्र है, लेकिन आज भी आप 2022 में भी सेम परिस्थितियों का सामना कर रहा है देश। तो ये इररेलेवेंट नहीं होता। सब कुछ कनेक्टेड है आपस में। ऐसा हमें लगता है कि ये इररेलेवेंट है, लेकिन होता नहीं है। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है और मैं आपको संदर्भों के रेलेवेंस को समझने के साथ छोड़े जा रही हूँ। अगले एपिसोड में कल फिर भेंट होगी। तब तक अम्बेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।